8 साल की मासूम आसिफा और उसका परिवार इंसाफ के इंतजार में है। 4 महीने पहले आसिफा के साथ जम्मू कश्मीर में गैंग रेप हुआ, उसका मर्डर किया गया, लेकिन अब आज उस मामले में सीजेएम कोर्ट में सुनवाई है, जिसमें 8 आरोपी बनाए गए हैं। एक नाबालिग भी इनमें शामिल है। आठ साल की मासूम से दरिंदगी और कत्ल के जिस केस ने पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया, आज ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचने वाला है। मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने का संकल्प लेने वाली वकील दीपिका राजावत सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करने वाली हैं कि इस मामले की सुनवाई जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर किया जाए। केस राज्य से बाहर ट्रांसफर करने पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, ये तो सुनवाई के बाद सामने आएगा। लेकिन इस केस की पहली सुनवाई आज कठुआ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में भी होने जा रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने सुनवाई के लिए 2 विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की है और दोनों ही सिख हैं। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के आरोप को देखते हुए इसे निष्पक्षता स्थापित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पिछले दिनों चार्जशीट दाखिल करने में बार काउंसिल पर बाधा करने का आरोप लगा था, लेकिन जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल को जम्मू बार एसोसिएशन और कठुआ बार एसोसिएशन को जिस तरह से फटकार लगाई, उसे देखते हुए अब सुनवाई सुचारू ढंग से चलने की उम्मीद है। इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 लोगों की कमेटी बनाई जो कठुआ जाएगी। बार ने कहा है कि कठुआ मामले में जो वकील दोषी पाए जाएंगे उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि आज अगर कठुआ और जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की हड़ताल खत्म नहीं हुई तो वकीलों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कठुआ और जम्मू बार एसोसिएशन को हमने कहा है कि वो इमीडिएटली अपना स्ट्राइक कॉल ऑफ करें। हमने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इनकी टीम जाएगी 20 तारीख को जम्मू में और कठुआ में, दोनों जगह ये इंक्वायरी करेगी, जांच करेगी, सबसे कंसल्ट करेगी, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, उसके बाद अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। पूरा देश मासूम के लिए इंसाफ मांग रहा है। उम्मीद है न सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि ये बहुत जल्द होगा। आज तक ब्यूरो। और अब बात उन्नाव गैंगरेप केस में, जिसमें आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर तो सलाखों के पीछे है, लेकिन पीड़ित का परिवार अभी भी डरा हुआ है। उन्हें अभी भी जान का खतरा है और ये कहना है परिवार का कि कुछ आरोपी अब भी आजाद घूम रहे हैं। मच्छरों को भगाने के लिए फॉगिंग की ये तस्वीर लखनऊ के उस गेस्ट हाउस की है जहां उन्नाव रेप कांड की पीड़िता को रखा गया है। जिला प्रशासन के रवैये से नाराज पीड़ित परिवार ने काफी शिकायत की थी। पीड़ित परिवार का कहना था कि गेस्ट हाउस में खाना पीना नहीं दिया गया। गेस्ट हाउस में मच्छरों की भरमार की शिकायत भी पीड़ित परिवार ने की थी। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद आनन फानन में खाने पीने का इंतजाम किया गया और मच्छर को भगाने के लिए फॉगिंग भी कराई गई। लेकिन पीड़ित परिवार की असली समस्या मच्छर या खाना पीना नहीं, बल्कि आरोपी बीजेपी विधायक के गुर्गों का खौफ है। पीड़ित परिवार के मुताबिक अभी भी काफी लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अभी बहुत सारे लोग बकाया भी, उनकी गिरफ्तारियां कहाँ हुई हैं। अरुण सिंह फरार हैं, अभी विनोद सिंह फरार हैं। अभी तो रेप मामले की इंक्वायरी हो रही है, अभी हत्याकांड की इंक्वायरी कहाँ हो रही है। हत्याकांड में जो लोग इन्वॉल्व हैं अभी उनको तो टच भी नहीं किया गया है। उधर पीड़िता को कथित तौर पर नौकरी का झांसा देकर आरोपी कुलदीप सेंगर तक पहुंचाने वाली महिला शशि सिंह को 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि सीबीआई शशि को 10 दिन के रिमांड पर लेना चाहती थी। शशि अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार कर रही है। आईपी सिंह भगाने के बाद जो है पुलिस अरेस्ट करके लाए, अरेस्ट करके लाने के बाद जो है हमारे भाई कह रहे थे शादी कर लो, तुमको बचा देंगे, शादी कर लो, तुमको बचा देंगे। इधर जैसे जैसे जांच तेज हो रही है, आरोपी विधायक का गला सूखता जा रहा है। आरोपी विधायक ने सीबीआई की पूछताछ में बताया कि 4 जून 2017 यानी जिस रोज पीड़िता का रेप हुआ, उस रोज वो कानपुर में एक बर्थडे पार्टी में थे। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए आरोपी विधायक ने मोबाइल लोकेशन का हवाला दिया है, लेकिन दूसरे सबूतों और गवाहों की कसौटी पर सेंगर का ये बचाव कितना कारगर साबित होगा, ये कानून की अदालत में तय होगा। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। 50 खबरों के बाद इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर आए सैकड़ों छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों की भीड़ ने पुलिस भर्ती बोर्ड का घेराव कर दिया। छात्रों पर काबू पाने के लिए हजरतगंज पुलिस मौके पर तैनात है। तस्वीरें आपके सामने। भर्ती को लेकर ये पूरा विवाद, नौकरी की गुहार में तमाम छात्र यहां पहुंचे, लेकिन
ये मामला बिगड़ते बिगड़ते इस हालात पर आप पहुंचा कि मौके पर अब पुलिस बल को भी भेजना पड़ा है। अफरा तफरी की स्थिति वहां पर, पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर छात्रों का हंगामा, सैकड़ों छात्र जो यहां मौजूद थे नाराजगी जाहिर करते हुए, लेकिन इसके बाद हालात इतने बिगड़े कि पुलिस भर्ती बोर्ड का छात्रों ने घेराव कर दिया। काबू पाने के लिए हजरतगंज पुलिस भी मौके पर तैनात है। और आइए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कश्मीर में आतंकी वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जैश ए मोहम्मद के आतंकी नजर आ रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि सारे आत्मघाती दस्ते आतंकी हैं जो आतंकी हमले की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। एक तरफ ये वीडियो, लेकिन इसी बीच आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर में आतंकवाद के समाधान के लिए कश्मीरियत को फिर से जीवित करने को जरूरी बताया है। आर्मी चीफ ने कहा कि बंदूक किसी समस्या का हल नहीं, कश्मीर के भटके नौजवानों का जल्द ही ये एहसास हो जाएगा। ये खुली अपील है कश्मीर के भटके हुए नौजवानों से जिन्हें लगता है कि बंदूक ही हर मसले का हल है। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 70वें स्थापना दिवस समारोह में आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने साफ साफ कहा है कि इन भटके नौजवानों को जल्द ही एहसास होगा कि हथियारों से कुछ नहीं मिलने वाला। कश्मीर कहीं नहीं बिगड़ा। कश्मीर में कुछ नौजवान ऐसे हैं जो भटक गए हैं, जिनका रेडिकलाइजेशन हो गया है, जिनको लगता है कि हथियार और बंदूक के जरिए हम लोग अपना मकसद हासिल कर पाएंगे, न फौज अपना मकसद पूरा कर सकेगी और न ही आतंकवादी। जनरल रावत ने कहा है कि कश्मीर में हालात बेहतर करने का एकमात्र रास्ता अमन है। कश्मीरियत को पुनर्जीवित करके ही इस रास्ते पर बढ़ा जा सकता है। लेकिन कश्मीरियत है क्या? कश्मीरियत इज एक्चुअली यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक तरफ भारत कश्मीरियत की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान कश्मीरियों के मन में फिर से जहर घोलने की कोशिश में है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने तेवर ढीले करते हुए ये तो माना कि भारत और पाकिस्तान के विवादित मुद्दों को बातचीत से सुलझाया जा सकता है, लेकिन उसमें कश्मीर का नाम भी शामिल कर लिया, ये जानते हुए भी कि भारत का साफ स्टैंड है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। It is our sincere belief that the routes to peaceful resolution of Pakistan-Indian disputes, including the core issue of Kashmir, runs through a comprehensive and meaningful dialogue. भारत बार बार हर मंच पर कह चुका है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में अगर पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर के साथ विवादित मुद्दों पर बातचीत हो, तो इसका मतलब यही समझ आता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बार बार भद पिटने के बाद वो सिर्फ चेहरा बचाने के लिए बातचीत की बात कर रहा है। उसकी नीयत में साफ गोई नहीं है। आज तक ब्यूरो। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के विदेश दौरे में हैं। इस विदेश यात्रा का पहला पड़ाव उनका स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम होगा, जिसके बाद वो यूके जाएंगे और इसके बाद वापसी में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। क्या है इस विदेश यात्रा के मायने, देखिए। विदेश में रहने वाले मेरे भारतीय भाइयों बहनों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि कई भारतीय भाई बहन जो विदेश में रहते हैं, उन्होंने भी अपने गांवों में पब्लिक टॉयलेट बनाने के लिए पैसे दिए। दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर अपने ओजस्वी भाषण से धाक जमा चुके पीएम मोदी का लंदन का ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल वेस्टमिनिस्टर इंतजार कर रहा है, जिस मंच से महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे महान नेता दुनिया को संबोधित कर चुके हैं। उस मंच से बुधवार शाम पीएम मोदी का संबोधन होगा। भारत की बात सबके साथ के यूरोप इंडिया फोरम के आयोजकों के मुताबिक पीएम मोदी का संबोधन पूरी दुनिया और सभी पृष्ठभूमि के लोगों के लिए होगा। इस दौरान वो उत्तरी ध्रुव से न्यूजीलैंड और सऊदी अरब से सैन फ्रांसिस्को तक सोशल मीडिया पर आए सवालों के जवाब देंगे। आज से पीएम मोदी का 5 दिनों का स्वीडन और ब्रिटेन दौरा शुरू हो रहा है और वेस्टमिनिस्टर का संबोधन इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण है। पीएम मोदी आज स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम पहुंचेंगे। कल वो स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टेफान लोफवेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम स्वीडन की बड़ी कंपनियों के सीईओ और भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। वो भारत नॉर्डिक सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। कल रात को ही पीएम स्वीडन से यूके पहुंचेंगे। 18 अप्रैल को ब्रिटिश पीएम थेरेसा से मुलाकात करेंगे।
दोनों नेता तकनीकी, शिक्षा और व्यापारिक जैसे द्विपक्षीय मसलों पर बात करेंगे। पीएम मोदी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस चार्ल्स से भी मिलेंगे। प्रिंस चार्ल्स के साथ पीएम मोदी योग और आयुर्वेद पर प्रमाणित शोध और उसके समन्वय पर आधारित नेटवर्क लॉन्च करेंगे। इसी दिन वो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट फैमिली की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस बैठक में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भी मौजूद रहेंगी। इसी दिन वो 12वीं सदी के लिंगायत दार्शनिक और समाज सुधारक बसवेश्वर को टेम्स नदी के किनारे उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 19 और 20 अप्रैल की सुबह प्रधानमंत्री ब्रिटेन के नेताओं और प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे। लंदन दौरे में पीएम मोदी सीईओ फोरम में शिरकत करने के साथ वहां बसे भारतीय वैज्ञानिकों से भी मिलेंगे। दौरे से पहले ट्वीट कर पीएम ने कहा, 18 अप्रैल से शुरू हो रहे यूके दौरे में भारत यूके रिश्ते को और मजबूत होने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान हेल्थ केयर, नवाचार, डिजिटल टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर खास ध्यान रहेगा। 20 अप्रैल को पीएम मोदी ब्रिटेन से जर्मनी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल से होगी। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। हैदराबाद के मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में आज 11 साल बाद फैसले का दिन है। 2007 में हुए धमाके के केस में असीमानंद समेत 5 आरोपी हैं। असीमानंद फिलहाल बेल पर बाहर है। जुमे की नमाज के दौरान हैदराबाद के ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में हुए धमाके ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। 2007 में हुए उस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 58 लोग जख्मी हुए थे। आतंक के उस धमाके के करीब 11 साल बाद आज फैसले का दिन आ गया है। एनआईए की विशेष अदालत मक्का मस्जिद विस्फोट से जुड़े मामले में आज फैसला सुना सकती है। एनआईए मामलों की चतुर्थ अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र सह विशेष अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है। पिछले हफ्ते फैसले की सुनवाई आज तक के लिए टाल दी थी। स्थानीय पुलिस की शुरुआती छानबीन के बाद मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था। सीबीआई ने एक आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद 2011 में सीबीआई से ये मामला एनआईए को सौंप दिया गया। इस मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन केस का सामना सिर्फ 5 आरोपियों का ही हुआ। ये आरोपी हैं स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, भरत मोहनलाल रातेश्वर उर्फ भरत भाई और राजेंद्र चौधरी। संदीप डंगे और रामचंद्र कल सांगरा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जबकि सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। बाकी 2 आरोपियों की जांच जारी है। इस मामले में कुल 226 गवाह पेश हुए। 411 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। स्वामी असीमानंद और भरत भाई जमानत पर अभी बाहर हैं, जबकि 3 अन्य न्यायिक हिरासत में हैं। आज तक ब्यूरो। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म। मॉर्निंग स्पेशल देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।